हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी को पता है, ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स जिनका सेशन 2023-27 है, जिनका ऑनर्स ज्योग्राफी है और वो अपनी यूजी की स्टडी पीबीयू से कर रहे हैं, उनके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम मेजर 10 आर्थिक भूगोल के सीरीज में चैप्टर 3 संसाधन भूगोल का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें मृदा और वन संसाधन को हम पढ़ेंगे। एंड इससे पहले वाले वीडियो अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसाधन भूगोल, जिसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। संसाधन कितने तरह से होते हैं, संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, एंड संसाधन संरक्षण के सिद्धांत वगैरह भी हमने पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले विश्व के मृदा संसाधन एवं उसका वितरण। हम मृदा संसाधन को देखने वाले हैं कि हमारे पृथ्वी में, विश्व में मृदा संसाधन कैसे है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और उनका वितरण कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व के मृदा संसाधन पृथ्वी के सतह का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि, वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति के अनुसार दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी क्या है या मृदा क्या है। तो मृदा हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह का भाग है ना, महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी कृषि, वानिकी एंड पारिस्थितिक तंत्र यानी जितने भी तरह के कार्य है उसका सबका क्या है, आधार है। जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति के अनुसार हमारी मृदा जो है या मिट्टियों के प्रकारों को क्या किया गया है, विश्व भर में बांटा गया है और हमारी दुनिया में वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो पहला हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि मृदा का निर्माण, आखिर मृदा का निर्माण होता कैसे है। ठीक है। तो मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक संसाधन के रूप में अन्य संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से आधार प्रदान करता है। धरातल पर स्थित टीले तथा महीन कण, जीवाश्म, वायु आदि पाए जाते हैं, मृदा कहलाते हैं। सामान्य रूप से मृदा का निर्माण मूल चट्टानों के विघटन तथा वियोजन द्वारा होता है, जिसे समय के साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रभावित करती है। मृदा का निर्माण, यहाँ पे हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, टूट जो जाते हैं, चट्टानों के विघटन से छोटे जो कण उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं, वही मृदा होता है। और हमारे मृदा में अ, टीले स्थित होते हैं, एकदम महीन कण स्थित होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वायु भी मौजूद होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशंस दिए गए हैं मृदा को, जिसमें दो वैज्ञानिकों यानी कि भूगोलवेत्ताओं ने कहा है, भूगोलवेत्ताओं ने कहा है। रमन जो कि 1917 में कहा है, और डॉक्टर बेनेट ने अपने अपने परिभाषाएं दी है कि मृदा किसे कहते हैं या मृदा को क्या है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी अपक्षयित ठोस पपड़ी की परतें हैं जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। तो यहाँ पे रमन द्वारा बताया गया है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है कि हमारे ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो होता है ठोस पपड़ी परत है, जो कि चट्टानों के टूटने और रासायनिक परिवर्तन से छोटे छोटे कण में बदलने से मतलब मिट्टी बन जाती है। अब अगला है, धरातल पर मिलने वाले संगहित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल, चट्टान व वनस्पति अंश के संयोग से बनती है, मृदा कहलाती है। ये किसके द्वारा कथन है, डॉक्टर बेनेट के द्वारा मृदा की परिभाषा दी जा रही है।
अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख मृदा और उसकी विशेषता। जो हमारे विश्व में कौन सी जो प्रमुख मृदाएं पाई जाती है वो कौन कौन सी है और उसकी विशेषता क्या है। तो पहला है जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बहुत ही प्रमुख मृदा है। यह विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है और जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। और जलोढ़ मृदा ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नदियों के जिस क्षेत्र में नदी ज्यादा प्रवाहित होती है उस क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि हमारे भारत में उत्तरी भारत में पाया जाता है जलोढ़ मृदा, जहाँ पे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है जलोढ़ मृदा का जो मैदान। और अमेजन बेसिन्स में, नील बेसिन्स में, राइन बेसिन्स में, कोंगो बेसिन्स में जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, पाया जाएगा उन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में ज्यादातर खेती की जाती है चावल चावल की, गेहूं, मक्का की अधिकतर खेती की जाती है। क्योंकि यह जो जलोढ़ मृदा है वो काफी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मृदा इन सभी के लिए फसल उत्पादन के लिए काफी उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब अगला मृदा है काली मृदा, जिसे चेरनोचेम मृदा भी कहते हैं। कहा जा रहा है यह अत्यधिक उपजाऊ ह्यूमस से भरपूर मिट्टी होती है, जो मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदानों जैसे कि यूक्रेन, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र में पाया जाता है। काली मृदा बोला जा रहा है यह ह्यूमस से भरा पूरा होता है मिट्टी, और यह शीतोष्ण घास के मैदान में यूक्रेन में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में पाया जाता है। यह हमारे भारतीय क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ तमिलनाडु के हिस्से में भी काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। अब अगला मृदा है लाल एवं पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। इस मृदा के बारे में कहा जा रहा है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मिट्टी लाल पीली क्यों होती है, तो उसमें ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण वह मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारे भारत के भी कुछ हिस्सों में लाल पीली मृदा पाई जाती है। अब अगली मृदा है लेटराइट मृदा। कहा जा रहा है लेटेराइट मृदा क्या है, तो अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निस्क्षालन द्वारा निर्मित मिट्टी, इसमें उर्वरता कम होती है। तो ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है उन क्षेत्रों में क्षालन से ये निर्मित हो जाती है, अपने आप ये निर्मित हो जाती है, और उसमें उर्वरता की मात्रा कम होती है। लेटेराइट मृदा हमारे भारत में भी कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में पाई जाती है। अगला सॉइल है पोर्ट जॉल सॉइल। ये सॉइल के बारे में बताया जा रहा है कि ठंडे और समशीतोष्ण शंकुधारी वनों वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली अम्लीय मिट्टी है। पेट्रोल कैसी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, जो कि शंकुधारी वन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे पाई जाती है। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा, यानी कि डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सोइल नाम से ही पता चल रहा है कि डिजर्ट सॉइल कहाँ पे पाए जाएंगे, तो जहाँ पे रेगिस्तानी भाग होंगे, क्षेत्र होंगे, वहां पे पाए जाएंगे। तो कहा जा रहा है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की रेतीली मिट्टी जिसमें नमी और ह्यूमस की भारी कमी होती है। और मरुस्थलीय मृदा हमारे अफ्रीका महादेश में सहारा रेगिस्तानों में मिलेंगे, हमारे भारत में थार रेगिस्तान, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलेंगे, और एशिया, उत्तरी एशिया में मिलेंगे, है ना, मरुस्थलीय मृदा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अब है अगला विश्व स्तर पर मृदा का वितरण, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में मृदा का वितरण कैसा है, या कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। तो एशिया एशिया में कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है एशिया में। कहाँ कहाँ पे, तो नदी घाटियों में
जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैंने ये जलोढ़ मृदा भी जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा कि नदियों के बेसिन्स में, मतलब नदी बेसिन्स जहाँ पे होंगे वहां पे जलोढ़ मृदा ज्यादा पाए जाएंगे, या जलोढ़ जलोढ़ मैदान ज्यादा वहाँ पे होंगे। एशिया में कहा जा रहा है कि मरुस्थलीय मृदा भी एशिया में पाया जाएगा। कहाँ पे? तो पश्चिम एशिया में। लेटराइट मृदा भी पाया जाएगा जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाएगा। तो एशिया में जलोढ़, मरुस्थल और लेटराइट मृदा की अधिकता है। अब है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कैसे मृदाएं पाई जाएंगी? प्रेरित क्षेत्र में उपजाऊ वाली मिट्टी दैट मीन्स जलोढ़ मिट्टी। और कहा जा रहा है उत्तर में पोर्जोल मिट्टी पाई जाती है, और उत्तर इलाकों में पोर्जोल मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं यूरोपीय क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी यूरोप और रूस में विस्तृत उपजाऊ चेरनोजेम मिट्टी दैट मीन्स ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, और उत्तर भागों में पोर्जोल पाई जाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी कही जा रही है यूरोप में। एक क्या बोला जा रहा है? चेरनोजेम यानी कि काली मिट्टी, और पोर्जोल पाई जाती है यानी पोर्जोल मिट्टी पाई जाती है। वैसे यूरोप में अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है जहाँ पे नदी बेसिन्स का इलाका है वहां पे। अब है अफ्रीका। अफ्रीका में कहा जा रहा है कि अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण भागों में शुष्क मिट्टी, और मध्य अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लाल और लेटराइट मिट्टी है। शुष्क मिट्टी कहने का मतलब है यहाँ पे कि मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? तो उत्तर और दक्षिण भाग में। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मध्य वाला हिस्सा है अफ्रीका का, मध्य में जो क्षेत्र है वहां पे उष्णकटिबंधीय लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेजन बेसिन में लेटराइट स्लॉस मिट्टी है, यानी अमेजन बेसिन में लेटराइट और फेरासॉल मिट्टी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका। तो मृदा का वितरण इस प्रकार था। अब आते हैं मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज की गुणवत्ता में कमी आना, धीरे धीरे करके उसकी गुणवत्ता में कमी आना ही निम्नीकरण कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे मृदा का निम्नीकरण, यानी मृदा का जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका संरक्षण। तो मृदा निम्नीकरण, इसकी परिभाषा बोल रहा है सॉइल डिग्रेडेशन का बोल रहा है। मृदा निम्नीकरण का अर्थ मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता में कमी आना। मैंने जैसा अभी बताया कि मिट्टी निम्नीकरण का मतलब होता है किसी चीज की गुणवत्ता में कमी आना। तो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना ही मृदा निम्नीकरण कहेंगे। निम्नीकरण के कारण क्या है? तो निम्नीकरण के कारण है वनों की कटाई। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज ये शॉर्ट्स में मैं नोट्स बना रही थी, तो नोट्स ये आपको शेयर कर रही हूँ। तो नोट्स में मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती थी उतना मैंने किया है। तो वनों की कटाई से क्या हो रहा है? मृदा अपरदन बढ़ रहा है ना। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी का जो उर्वरकता होता है या उर्वरक क्षमता होता है, उसका उपजाऊ का जो क्षमता होता है वो धीरे 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 करके घटने लगती है और उत्पादन कम होने लगता है। अति पशुचारण से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति से अगर हम कृषि करते हैं तो मृदा निम्नीकरण ज्यादा मात्रा में हो जाएगा या होती है। मृदा संरक्षण के उपाय। यहाँ पे संरक्षण कहने का मतलब है कि किसी चीज को बचाना। तो मृदा संरक्षण का उपाय मतलब मृदा की जो गुणवत्ता जो धीरे धीरे खत्म हो रही है उस गुणवत्ता को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, यानी मृदा को निम्नीकरण होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वही बोल रहा है मृदा संरक्षण के उपाय, क्या उपाय करे जा सकते हैं। तो वनों और वनीकरण या वृक्षारोपण, यानी हम पेड़ों को लगा सकते हैं, वनों को बढ़ा सकते हैं। वन हमें नहीं काटने चाहिए, वन का विस्तार और ज्यादा हमें करना है, ना कि उसका कम करना है। तो वृक्षारोपण से सीढ़ीदार खेती मतलब पर्वतीय इलाकों में सीढ़ीदार खेती करने को कही जा रही है ताकि मृदा अपरदन कम हो ना हो। पशुचारण पर नियंत्रण ताकि मृदा अपरदन ना हो। फसलों का हेरफेर करने का मतलब है एक ही खेत है वहां पे होता है ना सीजनली लोग फसल उगाते हैं, तो या फिर साल में एक ही बार उस खेत में फसल उगाते हैं, जिससे परती जब रहता है वो खेत तो
वह खेत अपर्दन होने की संभावना उस खाली खेत में ज्यादा होती है। तो फसलों का हेरफेर मतलब एक फसल लगाया, उसको कट किया, तो उसके बाद हम कुछ समय बाद उसमें फिर से हम दूसरा फसल उसमें लगा देंगे, तो इस तरीके से मृदा का अपरदन नहीं हो पाएगा। पवन अवरोधक लगाकर, शेल्टर बेल्ट लगाकर, मल्चिंग, जैविक खादों का उपयोग, तो इस तरीके से इन उपायों के जरिए हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम आते हैं वन तथा वन संसाधन। वन और वन संसाधन कहा जा रहा है। वन और उनके पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक है। ये न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते बल्कि मानव जीवन और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के मुख्य स्रोत भी है। तो वन संसाधन के बारे में बोला जा रहा है कि यह हमारे लिए क्या एक उपहार है, और बोला जा रहा है ये पर्यावरण को संतुलन नहीं बनाता बल्कि मानव के जीवन और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक संसाधन के रूप में है। वन वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। वनों से हम हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड अदर चीजें जो हमारी नीड्स होती है वो भी हमें वन से कंप्लीट होता है। जैसे ईंधन हो गया, पशुओं के लिए पत्ते हो गए, ये सारी चीजें। आगे आगे यहाँ पे दिखाया जा रहा है वन। वन क्या है या किसे कहेंगे? बोला जा रहा है वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशाल और महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन। ये सघन वृक्षों, झाड़ियों और पौधों का एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो जैव विविधता, जीव जंतु और वनस्पतियों का घर होता है। तो वन बोला जा रहा है एक बहुत ही विशाल नवीकरणीय संसाधन है, और बोला जा रहा है यह पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है, और उन जीव जंतुओं वनस्पतियों का वन क्या होता है? घर होता है। वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स, वनों से मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिन्हें वन संसाधन कहा जाता है। वनों से प्राप्त होने वाले प्रमुख संसाधन इस प्रकार है। तो वन संसाधन यानी वन से हमें क्या आवश्यक चीजें प्राप्त हो रही है ना? इमारती लकड़ियां मिल रही है, ईंधन की लकड़ी मिल रही है, औद्योगिक उत्पाद मिल रहा है, और औषधियां मिल रही है। जंगलों में विभिन्न प्रकार के अ, वृक्ष, लताएं, छोटे बड़े घासेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, पौधे होते हैं जो औषधियों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो औषधियां भी हमें वनों से प्राप्त होती हैं। अब अगला है वनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों का वितरण किस प्रकार है? कहा जा रहा है दुनिया के कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा केवल 5 देशों में केंद्रित है, जो कि है रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। बोला जा रहा है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी वन क्षेत्र है उसमें 5 देशों में ही ऐसा है कि सबसे ज्यादा वन पाया जा रहा है, और वो एक तरह से विश्व का केंद्र वन हो जाएगा। जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? रूस है, ब्राजील है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और चीन है। अब आगे कहा जा रहा है कि पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 31% हिस्सा वनों से आच्छादित है। मतलब पूरे पृथ्वी में 31% ही जो है हमारा वन आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में वनों का वितरण, मतलब भारत में वनों को कैसे बांटा गया है, कैसे उसका वितरण किया गया है। तो आरक्षित वन, वनों को किसमें बांटा गया है? तीन होगा, तीन भाग में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन कौन से वन होंगे? तो आरक्षित वन कहा जा रहा है ये वन पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक 50% से अधिक हिस्सा आरक्षित वन है। यहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। यहाँ लकड़ी हो गई, या लिखा गया लकड़ी, तो लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्ण रोक होता है। आरक्षित वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन होता है वनस्पतियों की सुरक्षा की दृष्टि से। इसमें कहा जा रहा है कि लकड़ी काटना, पशु चराना और भी जो कार्य होते होंगे वनों में, वो कार्य इन वन में
नहीं करना होता है, प्रतिबंधित होता है। अब है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये कैसे वन? कुल वन क्षेत्रों का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित वन। बोला जा रहा है कि भारत में जितने भी वन है उसमें 1/3 हिस्सा जो है क्या है? रक्षित वन है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा इनका सुरक्षा की जाती है। और इन वनों का सुरक्षा की बचाने के लिए सुरक्षा किनके द्वारा किया जाता है? तो सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को कुछ सीमित गतिविधियां जैसे कि पशु चराना और सूखी लकड़ी बीनना की अनुमति होती है। लेकिन कहा जा रहा है रक्षित वन में क्या होता है कि ये तो सरकार द्वारा इसे सुरक्षित किया ही जाता है, लेकिन मनुष्य को कुछ छूट होता है कि आप उस जंगल में जा करके अपने पशुओं को चरा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर सूखी लकड़ियां हैं या गिरी हुई लकड़ियां हैं तो आप उन लकड़ियों को चुन सकते हो, हाँ। लेकिन पेड़ों को काटना मना है, वहां के वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाना मना है ना, रक्षित वन। अब अगला आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये कैसे वन है? बोला जा रहा है कि वे वन या बंजर भूमि होते हैं जो सरकार, निजी व्यक्तियों या समुदाय के स्वामित्व में आते हैं। तो अवर्गीकृत वन क्या कैसा होता है? ये बंजर भूमि जैसा होता है जो कि या तो सरकार के अंडर में होगा या तो किसी का प्राइवेट होगा या तो किसी का सामुदायिक तौर पे वो होता है अवर्गीकृत वन, है ना, जिसकी देखरेख वैसे किया जाता है जो जिस हिसाब से जिसके पास होता है, ठीक है। तो ये हुआ भारत में वनों का वितरण एंड वन संसाधन। आगे आगे क्या है? इसके अलावा भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21% से अधिक हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे भारत में वन क्षेत्र कितने हैं? 21% से अधिक कुछ के अंतर्गत आता है वन। फिर कहा जा रहा है सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य देश के तटीय भूभाग पर वन आच्छादन प्राप्त करना है ताकि पर्यावरण का सही संतुलन बना रहे। अभी तो 21 है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि हमारा जो वन क्षेत्र है वो 21 से बढ़कर 33 हो जाए ताकि पर्यावरण का संतुलन सही तरीके से हो जाए, संतुलन बन जाए। तो ये चैप्टर यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, हेल्पफुल हो। एंड वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होंगी सेमेस्टर 5 की एग्जाम के लिए, मेजर 10 का जो आर्थिक भूगोल में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसकी जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज्वाइन करें। इसका आईडी लिंक चैनल के बायो में दिया गया है, वहाँ पे जाए, चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे इसके पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हो डीएम से। एंड एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई कैन ट्राई टू सॉल्व एंड क्लियर योर डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस अपलोड करने वाली हूँ उसका पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 वीडियो में, जो कि चैप्टर 3 से ही संबंधित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड लक फॉर योर स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।